आधुनिक मैथिली की विशेषता। हम सब ने देखे प्राचीन मैथिली की विशेषता, फिर मध्यकालीन मैथिली की विशेषता। अब हम आधुनिक मैथिली की विशेषता देखते हैं, जो वर्तमान काल से वर्तमान काल के रूप आने तक में क्या वर्तमान की जो विशेषता है। जैसे आधुनिक मैथिली, अब ये सबसे पहले ये कौन सा काल है। हमने देखा काल पर कितने सारे विवाद हैं कि प्राचीन काल कब से शुरू हुआ। तो उसमें पंडित गोविंद झा की परिशीलन और बिहारी भाषा विकास के अंतर्गत जो पुस्तक में अपना तर्क दिए हैं, उन्हीं को सभी विद्वान मानते हैं। तो 800 से 1200 ईस्वी जो उद्भव काल है, फिर उद्भव काल के बाद मध्य काल को रखे जाते हैं 1800 ईस्वी तक। और आधुनिक युग को चंदा झा को आधुनिक युग के प्रणेता के रूप में चंदा झा की रामायण जो हमें सिलेबस में पढ़ना है, इनके रचना को, जो गद्य की, खास करके इस समय में गद्य की खूब रचना हुई, तो गद्य की रचनाओं को आधार लेते हुए 1860 ईस्वी से मैथिली के आधुनिक काल को शुरुआत माना जाता है। आधुनिक मैथिली के वास्तविक काल विद्वान सभक मते लगभग 1860 ईस्वी में तखन शुरू होइत अछि जखन कवीश्वर चंदा झा के नेतृत्व में जनभाषा मैथिली के मध्यकालक संक्रमण आ संघर्षक पृष्ठभूमि से बाहर, मध्यकाल अर्थात मध्यकालीन जो मैथिली था उसके से बाहर निकाल करके आधुनिक में प्रवेश करवाते हैं। सो बाहर निकालित साहित्यकार लोक मैथिली भाषा के सुदृढ़ करबाक प्रयत्न में लागि जाइत छथिन। एहि कालक अब सुदृढ़ करबाक में लग जाए, मतलब आम जन के बीच जो बात है उन सबको विद्वत जन अपनाने लगते हैं, अपने रचना में जगह देने लगते हैं। तो उससे ये लग रहा है कि सब लोग उसके मैथिली के स्वतंत्र अस्तित्व की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पर कि अन्य भाषाओं से, बांग्ला, असमी, उड़िया से अंतर देखने को मिलता है। जो अपभ्रंश अपहट से परिवर्तन आ रहा था उसमें नयापन आता है। और मैथिली में जो अन्य आधुनिक काल में विदेशज भाषा सबका स्वीकार्यता मिलता है। तो इन सभी को संजो करके रचनाकार, साहित्यकार अपने पुस्तकों में उन बातों को, उन शब्दों को उपयोग करना शुरू करता है। तो यही होता है कि एही काल में सबसे पैघ विशेषता गद्यक श्री गणेश, गद्य अर्थात कहानी, पद्य अर्थात कविता, गद्यक श्री गणेश मतलब गद्य की रचना की इस समय शुरुआत हुआ। संगहि भाषा का अनुसंधान कार्य अर्थात लैंग्वेज रिसर्च पर जाहि में चंदा झा, ग्रियर्सन और सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर सुभद्र झा आदि विद्वानक विशेष योगदान छनि। संगहि महामहो दीनबंधु झा मिथिला विद्वोत्तन सँ मैथिली के एकटा प्रमाणिक व्याकरण देलनि। दीनबंधु झा मैथिली के व्याकरण लिखे। एहि सब विशिष्ट काजक कारण मैथिली नभाक अर्थात नव भारतीय आर्य भाषा अन्य भाषा के समक्ष, अब नभाक अन्य भाषा कौन सब हुआ, वही महाराष्ट्री, गुजराती, बंगाली, असमी, उड़िया, मगही, अवधी अन्य भाषा के समक्ष अपन स्वतंत्र अस्तित्व के सुदृढ़ रूप में प्रस्तुत कर सकल। दोसर दिस पत्र पत्रिका और मैथिली महासभा, मैथिली की समय समय पर मैथिली परिषद द्वारा महासभा का आयोजन किया जाता रहता है। पत्र पत्रिका जो मैथिली में पत्र पत्रिका, मिथिला मिरर इत्यादि स्थानीय स्तर की प्रभात खबर, ये सब जो छपते हैं मैथिली शिक्षा का माध्यम बन पे प्रयत्न से मैथिली शिक्षा का माध्यम बन गए। अब इस तरह से मैथिली का अपना एक विकास शुरू हुआ, जिसके कारण यह मातृभाषा के रूप में शिक्षा में भी इसे बना दिया गया, स्थानीय स्तर पर पायल गेल और आगू चल कर अष्टम अनुसूची में शामिल हो गए। और जब जो ही यह स्थानीय स्तर पर मैथिली भाषा को पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया, उसके बाद वहां पर 2003 ईस्वी में इसे अष्टम अनुसूची में भी, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत आठम अनुसूची जो बनाया गया है वो भाषाओं के लिए है, उसमें मैथिली भाषाओं को जगह मिला। इनके साथ और भी भाषाओं को जगह मिला है। आप कमेंट करके जरूर बताइए, बहुत भी महत्वपूर्ण सवाल है। यद्यपि एहि काल में मैथिली नित्य प्रति बड़ तेजी से बदल रहल अछि, मुदा एकर किछु सामान्य विशेषता के निम्नलिखित रूप में देखल रेखांकित किया जा सकते अछि। अब ये बदलता नया नया रूप इसका आता जा रहा है, लेकिन इसकी कुछ जो सामान्य विशेषता है वो प्रायः देखा जाता है। जैसे कि
देवनागरिक लिपिक स्वीकार्यताक संगे। अब चूंकि मैथिली अपनी तिरहुता लिपि को छोड़ करके देवनागरी स्क्रिप्ट को अपना लिए, तिरहुता लिपिक अनेक वर्जित स्वर्ण मैथिली भाषा का अन्न बन गया। अब जो तिरहुता लिपि में जब हम लिखावट होते हैं, लिपि अर्थात लिखावट शब्द की, उसे अलग अलग नाम से जानते हैं। तो देवनागरी लिपि और तिरहुता लिपि, तो तिरहुता लिपि में जो अन्य भाषाओं की शब्द की स्वीकार नहीं किया जाता था, उसे देवनागरी लिपि अपनाने से मैथिली में स्वीकार्यता हो गया, जिससे अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि शब्द बड़ तेजी से मैथिली भाषा में स्वीकार कल गए। अब कितने सारे शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी में ही अगर बोलने की आदत लग जाए तो अनपढ़ ही क्यों ना, अशिक्षित ही क्यों ना, उस वस्तु को प्रतिनिधित्व के लिए बस वही शब्द का उपयोग करेंगे, फारसी शब्द का ही उपयोग करेंगे, अरबी शब्द का ही उपयोग करेंगे। सर्वनाम में मध्यकालीन मैथिली के, अब यहाँ सब अरबी, फारसी, अंग्रेजी, क्योंकि यह सब ईरान इंडियन आर्य भाषा और ईरान से अलग हुआ, तो कहीं न कहीं अपने पूर्वज को प्रतिनिधित्व करेगा। तो शब्दों का पलायन देखिए किस तरह से आर्य से होकर के यहाँ मैथिली तक आते हैं, इसलिए अरबी, फारसी शब्द भी देखने को मिलता है। सर्वनाम में मध्यकालीन मैथिली का व्याकरणिक विशेषता है कि सर्वनाम प्रोनाउन में मध्यकालीन मैथिली के अपेक्षा एकटा विशिष्ट परिवर्तन भेल, जाहि में उत्तम पुरुष लेल प्रयुक्त शब्दक बहुवचनीकरण सेहो देखय लेल भेटैत अछि। हम सब के, हमरा लोकनि, हम पुरुष लेल प्रयुक्त शब्दक बहुवचनीकरण सेहो। अब यहाँ पर सब आ लोकनि लगा के बहुवचनीकरण बनता है। मैथिली के सर्वनाम की ये विशेषता है कि किस तरह से बहुवचन बनाने के लिए परसर्ग लगाते हैं, लोकनि, सब। तो हम सब से हमरा लोकनि, ये परिवर्तन देखने को मिला मध्यकाल में। दोसर दिस मध्यकाल धरि सर्वनाम आ नाम रूपावली अलग अलग अस्तित्व छल। विभक्ति कारकक स्वीकार्यताक कारण सर्वनाम आ नाम रूपावली एकनिष्ठ भ गेल, जाहि सँ मैथिली सर्वनामक प्रकारक वर्णन हिंदी व्याकरणक पद्धति पर लगभग हो। अब सर्वनाम और कारक, नाम रूपावली, यह एकनिष्ठ हो गया, एक हो गया मिलकर, जिससे क्या हुआ कि हिंदी व्याकरण के अनुसार सर्वनाम का प्रकार, टाइप ऑफ प्रोनाउन का एक्सेप्टेंस मिल गया मैथिली में। लिंगक संदर्भ में आधुनिक मैथिली में बड़ स्पष्टता आयल, अर्थात बहुत ही क्लियरेंस आया आधुनिक मैथिली में। शब्दगत लिंग पूर्णतः वर्जित अछि आ मनुष्यक संदर्भ में क्रिया आ विशेषण में लिंग विद्यमान अछि। क्रिया अर्थात वर्ब और विशेषण एडजेक्टिव में लिंग जेंडर विद्यमान अछि। प्राकृत आ अपभ्रंशक परिपाटी पर नपुंसक लिंगक विद्यमानता सेहो मैथिली में भेटैत अछि। मैथिली में तीनों लिंग मिलते हैं, लेकिन बांग्ला में नहीं मिलते हैं। पड़ोसी भाषा में तीनों लिंग से दो ही लिंग मिलते हैं, लेकिन मैथिली में नपुंसक लिंग भी मिलते हैं इनकी जब हम वाक्य बनाते हैं तो। प्राकृत आ अपभ्रंशक परिपाटी पर नपुंसक लिंगक विद्यमानता सेहो मैथिली में भेटैत अछि। अब उसके बाद क्या है कि प्राचीन आ मध्यकालीन मैथिली में कारक चिन्हक संदर्भ में जे भ्रामक स्थिति छल से समाप्त भ गेल आ स्पष्ट रूप से चारिटा कारक के स्वीकार कयल गेल, जेना कर्म में कै, करण में सौ, ए और ए, संबंध में क आ केर आ अधिकरण में और पर। क्रियापद जकरा मैथिली भाषा सबसँ जटिल पक्ष मानल जाइत अछि, ओहि में एक पदीय, बहुपदीय आ संयुक्त क्रियापद धरि स्पष्टता अनबाक प्रयास कयल गेल। संगहि सहायक क्रिया सेहो ठोस आधार राखल गेल। मैथिली में सकर्मक, अकर्मक आ द्विकर्मक क्रिया विद्यमान। अब इंग्लिश में हम लोग पढ़ते ना ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, तो वही है, सकर्मक, अकर्मक आ द्विकर्मक क्रिया विद्यमान अछि। मानक मैथिली अर्थात स्टैंडर्ड मैथिली संग संग उपभाषा मैथिली पर सेहो काज भेल अछि। संगहि साहित्य में बड़ तेजी से उपभाषा मैथिलीक विद्यमानता मैथिलीक क्लिष्टता के तोड़वा में सफल भेल। अब जो ही एक भाषा को विद्वान जन अपना लेते हैं तो आम जन के बीच फिर से नवीन भाषाओं का जन्म होता है, क्योंकि वह आसान विद्वत जन जो ही अपना लेंगे तो व्याकरणिकता को कठिनता से लागू कर देंगे,
तो आम जन में फिर आसान शब्द को सरलता से उपयोग आने वाले शब्द का उपयोग शुरू हो जाता है। इससे मैथिली को जो ही विद्वत जन अपना लेते हैं तो उसके बाद मैथिली उपभाषा सब आम जन के बीच लोकप्रिय होने लगते हैं। तो यही बात है कि मैं तेजी से उपभाषा मैथिली की विद्यमानता मैथिली क्लिष्टता के तोड़बा में सफल भेल। विदेश शब्द सभक स्वीकार्यता सँ मैथिली लगातार अपन उपस्थितिक दायरा बढ़ौने अछि, मुदा एखनो एहि भाषाक विस्तार आ सरलता लेल अनेक कार्य अपरिहार्य अछि, जाहि सँ मैथिली और समृद्ध होय। अब मैथिली भाषा को सब खुलेआम बोले, इसे ना कि एक क्षेत्रीय स्तर पर या फिर ग्रामीण गढ़वा करके कह के इसे बोलने वाले को निकृष्ट देखा जाए, पिछड़े लोग की श्रेणी में देखा जाए। यह भाषा अपने आप अस्तित्व को लेकर के अष्टम अनुसूची में जगह बना करके शिक्षा में प्रमुख भूमिका में यूपीएससी बीपीएससी में अपने साहित्य के रूप में उपस्थिति दर्ज करा करके प्रत्येक वर्ष सफलताओं की सीढ़ी पर चढ़ते जा रहे हैं। हर वर्ष यह आसान भाषाओं के साहित्य में न केवल बिहार के बच्चों के लिए बल्कि राजस्थान, हरियाणा, इन सब के भी बच्चे बड़े इसे खुशी से इसे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। इसलिए अपनी भाषाओं के प्रति गौरव होना चाहिए।